बेटा आज हम लोगों को जो केमिकल पढ़ना भी है उसका नाम है फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज के विषय में अगर फ्रक्टोज के विषय में थोड़ी सी जानकारी को प्राप्त करें तो सबसे पहले जान लेना चाहिए कि फ्रक्टोज में कार्बन कितना होता है, फॉर्मूला कैसा होता है। तो उसके लिए मैंने लिख भी रखा है, लिखा है फ्रक्टोज एक मोनोसैकेराइड है। मोनोसैकेराइड जानते थे, वे सैकेराइड होते थे या वे कार्बोहाइड्रेट होते थे जिनको जल में घुलने पर उनका अपघटन नहीं, जल में घुलते थे ये एक अलग चीज है, लेकिन जल में घुलने पर उनका अपघटन नहीं होता था। अभी मैंने साथ में लिख रखा है इसका जो अणुसूत्र होता है, सूत्र मैंने लिखा है, आप अणुसूत्र लिख सकते हैं इसमें। उसका भी फॉर्मूला जो होता है C6H12O6 ही होता है। मतलब ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है सेम फॉर्मूला फ्रक्टोज का भी होता है अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले को चेक किया जाए। आगे कहता है इसको कीटो हेक्सोस बोलते हैं। अब बेटा देखो कीटो हेक्सोस क्यों बोलते हैं, कीटो का मतलब होता है इसमें कीटोनिक समूह होता है। एल्डिहाइड का जस्ट एक और साथ वाला समूह था कीटोनिक समूह। कीटोनिक समूह पाए जाने के कारण इसका नाम कीटो रखा गया है। और बेटा कार्बन 6 को क्या बोलते हैं, हेक्स, तो उसके कारण इसका नाम रखा गया है हेक्सोस। तो इसका टोटल नाम हो गया कीटो हेक्सोस, जिसमें से कीटो कीटोनिक समूह को रिप्रेजेंट करता है, जबकि हेक्सोस इस बात को बताता है कि कार्बन परमाणुओं की 6 श्रृंखला का कंपाउंड है ये। अभी आगे पढ़ते हैं, कहता है सोर्स कहां, आखिर हमें ये मिलता कहां है। तो बेटा लगभग जितने भी मीठे फल हैं, लगभग ज्यादातर मीठे फलों में फ्रक्टोज मिलता है। कम मिलता है, ज्यादा मिलता है, लेकिन मिलता है। अधिकांशतः अगर आप चेक करोगे तो मीठे फलों की बात करोगे फ्रक्टोज आपको मिलेगा। इसीलिए मैंने लिखा है यह ग्लूकोज के साथ मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्थाओं में मीठे फलों में पाया जाता है। अब कहोगे सर जी हमको ये नहीं समझ पे आ रहा है कि मुक्त और संयुक्त क्या कहें। सॉरी, अभी संयुक्त केवल लिखा है। मुक्त अवस्था में मीठे फलों में पाया जाता है। मुक्त अवस्था का मतलब है फ्रक्टोज उस फल में अलग से पाया जाएगा ग्रेडियंट के फॉर्म में, और तकरीबन लगभग सभी मीठे फलों में। हाँ, ये जरूर लिखने की बात जरूरी थी क्या कि शहद में ये कितने परसेंट होता है, 50%। शहद में सबसे ज्यादा फ्रक्टोज पाया जाता है, और ये तकरीबन शहद के अंदर देखा जाए तो 50% पार्ट जो होता है वो बेटा स्वयं फ्रक्टोज होता है। साधारणतः रूप से अगर मैं एक चीज को और बताऊं, मैंने लिख नहीं रखा है उस चीज को, क्या कि शक्कर की अपेक्षा जो अपने यहां घर में चीनी आती है इसकी अपेक्षा 2 गुना मीठा होता है फ्रक्टोज। तो अभी हम क्या सोच सकते हैं, शक्कर की अपेक्षा अगर 2 गुना ज्यादा मीठा होता है फ्रक्टोज, इसीलिए शहद बहुत ज्यादा मीठा होता है। क्योंकि अगर शहद में से फ्रक्टोज 10 ग्राम है तो बेटा वो 20 ग्राम शक्कर के कैसा है, बराबर है। स्वयं अकेला 20 ग्राम शक्कर के बराबर है। तो जो शहद होता है ये सबसे बहुत ज्यादा मीठा पदार्थ होता है। ये इसलिए भी क्योंकि उसमें फ्रक्टोज शर्करा पाई जाती है। ये रिलेटिव स्वीटनेस याद रखना है आपको कि शक्कर की अपेक्षा जो फ्रक्टोज होता है वो लगभग कितने गुना अधिक मीठा होता है, 2 गुना मीठा अधिक होता है। अभी आगे मैंने लिखा है, कहता है केवल मीठे फलों में और शहद में ही नहीं बल्कि इसके अतिरिक्त या संयुक्त अवस्था में सुक्रोज और इनुलिन में भी पाया जाता है। आप कहोगे सर जी सुक्रोज में, तो सुक्रोज का फॉर्मूला तो बेटा था क्या, C12H22O11। ना तो मुझे इसमें ग्लूकोज दिख रहा है ना फ्रक्टोज दिख रहा है, लेकिन जब मैंने इस पदार्थ को जल में घोला था फ्रक्टोज भी अलग हुआ था, ग्लूकोज भी अलग हुआ था। इसका मतलब शक्कर के अंदर फ्रक्टोज और ग्लूकोज का पार्ट मिलता है। भले अभी दोनों ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में जुड़े हैं, लेकिन जैसे मैं जल में घोलूंगा शक्कर ग्लूकोज वाले पार्ट को तोड़ के अलग करेगा, फ्रक्टोज वाले पार्ट को तोड़ के अलग करेगा। तो अभी के लिए क्या सोचते हैं कि शक्कर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिला हुआ है। इस अवस्था को क्या कहते हैं, संयुक्त अवस्था। तो कहता है संयुक्त अवस्था में सुक्रोज में भी मिलता है इनुलिन। अब ये इनुलिन क्या है बेटा, जैसे अगर अब मैं आपको ये बताना भी चाहूं, आपने एक पदार्थ पढ़ा था स्टार्च, एक पॉलीसैकेराइड था, और उसका जल अपघटन करने पर ग्लूकोज में टूटता था, ब्रेक होता था, 1000 से ज्यादा मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाता था। सेम वैसे ही प्रकार एक अगर देखा जाए पॉलीसैकेराइड है इनुलिन भी, लेकिन जब इसका जल अपघटन होता है तो ये हजारों से ज्यादा मॉलिक्यूल बना के तैयार करता है फ्रक्टोज के। बाकी ये भी तकरीबन वैसा ही फॉर्मूला C6H10O5 का होल N, इसका भी इनुलिन का भी फॉर्मूला होता है। तो जैसा स्टार्च बहुलक है ये भी एक प्रकार का बहुलक है। आगे मैंने क्या लिखा है, क्योंकि इसका ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णन का मतलब समझते हो,
अगर इस पर समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित किया जाए तो ये प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देता है, घुमा देता है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, हमने लिख रखा है वामावर्त होता है। अब इसके कारण इसको या तो हम एल फ्रक्टोज कहें। अभी एल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई पदार्थ समतल ध्रुवित प्रकाश को वामावर्त दिशा में घुमा देता है, लेफ्ट साइड घुमा देता है, बेटा हम उसके यौगिक के उस रूप को कहते हैं लीवो फॉर्म। और क्योंकि लीवो फॉर्म होता है इसलिए हमने उसका क्या नाम रखा है, एल फ्रक्टोज। एल फ्रक्टोज का एक और नाम है डी माइनस फ्रक्टोज। माइनस फ्रक्टोज का मतलब है वामावर्त दिशा में घुमाने वाला फ्रक्टोज। और डी क्यों, क्योंकि एक विशेष संरचना है फ्रक्टोज की भी, और उस विशेष संरचना को हम डी के नाम से जानते हैं, डी लिख देते हैं उस विशेष संरचना को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो माइनस का भी मतलब वही वामावर्त दिशा में प्रकाश को घुमाने वाला फ्रक्टोज। अच्छा, इसको मैंने लास्ट में लिखा है, इसे फल शर्करा भी कहते हैं। क्यों फल शर्करा कहते हैं, मैंने बताया तकरीबन लगभग अधिकांशतः फलों में मिठास का मुख्य कारण क्या होता है, फ्रक्टोज। तो इसका नाम भी रख दिया गया फल शर्करा। अभी इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हम लोग इसकी संरचना को पढ़ें। संरचना को पढ़ने का नंबर आए उससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर चेक करते हैं क्या होता है। तो स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, बेटा ध्यान से देखिएगा स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर की अपना एक नियम होता है, अपने मन से थोड़ी जिस मन है उसका लिख के चले आए। फ्रक्टोज का बेटा फॉर्मूला अगर मैं चेक करूं तो फॉर्मूला होता है फ्रक्टोज का, ऊपर सबसे पहले CH2OH, फिर CO, फिर बेटा 3 बार CHOH, और बेटा लास्ट में फिर से CH2OH। अभी मैं क्या समझता हूं, ऊपर भी CH2OH, नीचे भी CH2OH, 3 बार CHOH और साथ में CO। बेटा इसको CA को तो ऐसे भी लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O, कीटोनिक ग्रुप को। अब इसी फॉर्मूले को देखो कैसे लिख सकते हैं हम, इसी फॉर्मूले को लिख सकते हो कैसे, CH2OH तो बेटा ऐसे ही लिख सकते हो, C डबल बॉन्ड के साथ O लिख लिया मैंने। अभी ध्यान रखा, इस बार H राइट पे जाएगा और OH कहाँ आएगा, लेफ्ट पे। अगले 2 बार OH राइट पे रहेगा, H लेफ्ट पे आएगा, और लास्ट में तो बेटा फिर से CH2OH है। फिर से मैं ध्यान देता हूं स्ट्रक्चर को लिखने का तरीका। CH2OH ऊपर लिख दिया, CH2OH नीचे लिख दिया। कीटोनिक में C डबल बॉन्ड हो। अब ध्यान रखना क्या है, एक बार H राइट में गया, OH लेफ्ट में आया। अगली बार 2 बार OH कहां चला जाएगा, राइट में, और केवल H कहां रह जाएगा, लेफ्ट में। इस फॉर्मूले को तो बेटा एक प्रकार से और लिख सकते हैं, देखो कैसे फॉर्मूले को लिख सकते हैं कि ऊपर मैंने लिख दिया क्या, CH2OH, फिर मैंने एक सीधी सी लाइन बना ली, और मैंने यहां भी नीचे लिख दिया CH2OH। और यहां पे देखो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, यहां डबल बॉन्ड O, फिर इसको लिख सकते हैं HOH, फिर यहां OH H, और फिर एक बार OH और H। इस जहां जहां पर जंक्शन तुमको दिखाई देता है, यहां हर एक जगह पर एक एक कार्बन एटम क्या है, अवेलेबल है। अब इन्हीं सबको जोड़ दिया जाए अगर, तो बेटा C6H12O6 बन जाता है। देखो कैसे जोड़ते हैं, कार्बन टोटल देखो 6 हैं, C6, हाइड्रोजन चेक करोगे 2 और 1 3, 3 2 5, 2 7, 2 9, 2 11 और 1 12, हाइड्रोजन 12 हो गए। और ये भी तो चेक करोगे हर कार्बन के साथ कम से कम एक ऑक्सीजन अवेलेबल है, और कम से कम क्या, अधिक से अधिक बार भी एक ही ऑक्सीजन अवेलेबल है, तो फिर से ऑक्सीजन 6 हो गए। अब संरचना को पढ़ना स्टार्ट करें। अब संरचना हम लोगों को कुछ समझ में आने वाली है। जैसे मैं संरचना को पढ़ता हूं, नंबर 1 पर कहता है इसमें 6 कार्बन परमाणु एक सीधी श्रृंखला में समायोजित होते हैं। बेटा देखो 6 के 6 कार्बन परमाणु सब एक सीधी श्रृंखला पे आ रहे हैं, कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो इस प्रकार की श्रृंखला पे आए। अगर ऐसा कोई कार्बन होता है, नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होता तो बेटा क्या ये सीधी श्रृंखला थी कार्बन की, नहीं, ये सीधी श्रृंखला है लेकिन यहां से मुड़ गई, तो ये सीधी श्रृंखला न होती। लेकिन मुझे क्या दिखता है कि 6 के 6 कार्बन सीधी श्रृंखला में समायोजित होते हैं। ये पहला स्ट्रक्चर का इसकी विशेषता है। सेकंड विशेषता को लिखेंगे, कहता है इसमें एक एल्डिहाइड, बेटा इसको थोड़ा सा सही करेंगे,
बल्कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप नहीं होता, बल्कि कौन सा होता है, कीटोनिक। तो इसको लिखेंगे, इसमें कितना कीटोनिक समूह होता है, एक। ये देखो कीटोनिक ग्रुप दिख रहा है, सी डबल बॉन्ड वो कीटोनिक ग्रुप होता है, इसमें एक ही जगह है, पूरे फॉर्मूले में एक जगह है। अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें 5 एल्कोहलिक ग्रुप होते हैं। मैंने चेक करता हूं कि क्या 5 जगह OH लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। हाँ यार 5 जगह एल्कोहलिक ग्रुप है। लेकिन जस्ट अगला नंबर जिसको आपको हमेशा ध्यान रखना है, कहता है जिसमें 3 द्वितीयक और 2 प्राथमिक एल्कोहल होते हैं। तो ध्यान रखिए आप, ये ऊपर वाला कैसा एल्कोहल है, प्राथमिक। ये नीचे वाला कैसा है, प्राथमिक। इसके बाद जो 3 ये एल्कोहलिक ग्रुप बचते हैं, ये कैसे हैं, द्वितीयक। अभी पूछेगा द्वितीयक क्यों है, बेटा चेक करो, OH इस कार्बन से जुड़ा है ना, इस कार्बन से एक कार्बन ऊपर जुड़ा है, एक कार्बन नीचे, द्वितीयक हो गया। लास्ट वाले से पूछेगा, ये OH इस कार्बन जुड़ा है, इससे अन्य कितना कार्बन जुड़ा है, एक, प्राथमिक हो गया। तो ये ऊपर और नीचे वाला बेटा प्राइमरी अगर देखा जाए एल्कोहल ग्रुप है, और बाकी के ये जो 3 पाए जाते हैं द्वितीयक एल्कोहलिक ग्रुप है। कहता है इसमें से 3 असम्मित कार्बन परमाणु में, सबसे पहले वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन असम्मित को चेक करेंगे। असम्मित कार्बन परमाणु होता क्या है, अगर कार्बन परमाणु की वैलेंसी वैसे तो 4 होती है, अब इसमें से चेक करेंगे, पूछेगा कि ये असम्मित है, हम बताएंगे नहीं ये असम्मित नहीं है। क्यों असम्मित नहीं है, क्योंकि देखो कार्बन की अगर 4 वैलेंसी है, ये 2 वैलेंसी सेम हो गई ना, सममित में आ गया। ये असम्मित में कैसे बने, 4 के चारों वैलेंसी डिफरेंट एटम या डिफरेंट ग्रुप के साथ कनेक्ट हो। अगर मैं ये Cl हटा के यहां पर OH लगा देता हूं, अब कार्बन की चारों वैलेंसी जो है डिफरेंट टाइप के ग्रुप और एटम के साथ कनेक्ट हैं, ऐसा कार्बन कहलाता है असममित कार्बन। तो असममित कार्बन में से अगर देखा जाए बेटा, हम जहां पर स्टार बनाते हैं, ये असममित कार्बन है, ये असममित कार्बन है, और अगर ऐसी सिचुएशन पे देखा जाए तो ये भी असममित कार्बन है। अभी नंबर आएगा सर जी असममित कार्बन क्यों है, बेटा असममित कार्बन इसलिए है, इसमें से अगर चेक करोगे तो C के 2 बॉन्ड O से जुड़े हैं, देखो 2 बॉन्ड केवल O से जुड़े हैं, तो ये तो समान परमाणु हो गया। इसमें से चेक करोगे तो इस C के 2 बॉन्ड तो किससे जुड़े हैं, H से, एक OH से जुड़ा है, तो क्योंकि 2 बॉन्ड H से जुड़े हैं, ये भी कैसा हो गया, सममित। अगर इसको चेक करेंगे तो देखो, इसको एक को मैं चेक करके दिखा देता हूं, बाकी सब कुछ चेक नहीं करवा पाएंगे। क्यों नहीं सबको चेक करवा पाएंगे, देखो ध्यान रखो, ये कार्बन ऐसा यहां पर पढ़ते हैं, ये कार्बन एक और किससे जुड़ा है, H से, एक और किससे जुड़ा है, OH से, और एक और किससे जुड़ा है, पढ़ेंगे इसको, देखो पूरा C2H3O2, ऊपर की ओर H3O2 से जुड़ा है, नीचे की ओर चेक करेंगे, देखो कहां से जुड़ा है, कार्बन कितने हो गए, 3, C3H गिन लो, 2 2 4 3 7, H7 और O3, C3H7O3। अरे यार ये ग्रुप ऊपर वाले ग्रुप से डिफरेंट था, और उसमें से ऊपर वाले ग्रुप से डिफरेंट था, और ये दोनों ग्रुप H से डिफरेंट थे, और ये तीनों मिलके OH से डिफरेंट थे। तो असम्मित कार्बन की बात करेगा तो ये वाला असम्मित, ये वाला असम्मित, और ये वाला असम्मित कार्बन परमाणु है। तो 3 असम्मित कार्बन परमाणु। लास्ट में कहता है इसके कुल समावयवियों की संख्या कितनी होती है, 8। समावयवी जानते हो ना, मतलब कहता है ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनके फॉर्मूले सेम लगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एक दूसरे से अलग हो। जैसे इसका एक समावयवी देखा जाए तो ग्लूकोज है, क्यों, देखने में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन उसके गुण इससे अलग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो कभी ऐसा हो जाए कि 2 यौगिक या 2 से ज्यादा यौगिकों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो, लेकिन अगर उनके गुण अलग अलग हैं, हम कहते हैं ये सारे के सारे समावयवी हैं फॉर्मूले एक दूसरे के। तो अगर मैं इसके समावयवी फॉर्मूले बनाने स्टार्ट करूं, 8 समावयवी फॉर्मूले बनाए जा सकते हैं। अभी आगे चलेंगे, एक चीज को पढ़ेंगे कि फ्रक्टोज को आखिर हम किन किन विधियों द्वारा प्राप्त करते हैं, फ्रक्टोज को बनाने की क्या विधि है। तो बेटा फ्रक्टोज को बनाने की विधि पर अगर चलेंगे तो बेटा सबसे पहले फ्रक्टोज को बनाया जा सकता है सुक्रोज से। तो बेटा सुक्रोज का तो फॉर्मूला सबको पता ही होगा, C12H22O11 प्लस, अगर हम इसका जल अपघटन करवा देते हैं,
कैसे माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो जैसे बेटा अम्लीय माध्यम में जल अपघटन करवाते हो आप, पदार्थ दो भागों में टूटकर अपघटित हो जाता है। पहला भाग C6H12O6 एंड अदर पार्ट भी C6H12O6। बेटा इनमें से एक ग्लूकोज है कोई और दूसरा क्या है? फ्रक्टोज। तो एक तो इस विधि से बनाई जा सकती है। मैं किसी को एक को फ्रक्टोज नाम दे रहा हूं, फ्रक्टोज है, और ये बेटा कंपाउंड क्या हो गया? ग्लूकोज। एक तो ये प्रोसेस है। अच्छा मैंने बताया भी था सुक्रोज का जल अपघटन आप ग्लूकोज को भी बनाने की विधि में लिख सकते हो और फ्रक्टोज को बनाने में भी लिख सकते हो। एक और एग्जाम्पल लिखेंगे या तरीका लिखेंगे, कहता है इनुलिन से। बेटा इनुलिन से अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो इनुलिन का फॉर्मूला देखो क्या होता है? C6H10O5 होल N। अरे यही फॉर्मूला तो स्टार्च का था। अगर मैं लिखता ना इनुलिन से तो ये भी ना पता चलता कि स्टार्च है कि इनुलिन है। और इस बार मैंने NH2O से रिएक्शन करवाई थी एसिडिक मीडियम में, अम्लीय माध्यम में। रिएक्शन कैसे हुई थी भैया? सबको जोड़ के लिख दो एक साथ। N हो गया कॉमन, अंदर चेक करोगे तो बेटा अंदर बचा है C6H12O6, बशर्ते बेटा ये ध्यान रखना ये फ्रक्टोज है। एक और दिमाग में बनाकर रखना अपनी बात, स्टार्च का जल अपघटन होगा तो ग्लूकोज मिलेगा, फॉर्मूला चाहे सेम होगा। लेकिन इनुलिन का अगर आप जल अपघटन कराते हो तो फिर फ्रक्टोज मिलेगा। तो ध्यान रखना ये कि जैसे हमने फ्रक्टोज बनाने की विधि है तो फिर सूत्र तो सेम लिखोगे लेकिन यहां इनुलिन ही लिखना। अगर धोखा हो गया और जरा सा भी आपने स्टार्च लिखा वो प्रॉब्लम कर सकता है वहां पे। तो बेटा एक काम करते हैं, इसको नोट करें, फिर इसके भौतिक गुणों और रासायनिक गुणों को पढ़ते हैं। बेटा आगे हम लोगों को पढ़ना है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है फ्रक्टोज की। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लिख रखा है हमने, या रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। अगर मैं चेक करता हूं तो ये रंगहीन होता है, और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ का मतलब परमाणुवीय कणों की व्यवस्था निश्चित होती है। आगे लिखा है इसका गलनांक 95 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका जो गलनांक है वो 95 डिग्री सेल्सियस होता है। अभी आगे भी और चीजों को पढ़ेंगे। लिखा है जल में विलेय है। हाँ ये ध्यान रखना फ्रक्टोज जल में क्या हो जाता है? घुल जाता है। ये और एक इंपॉर्टेंट चीज है कि गर्म जल में बहुत तेजी से घुलता है। ये भी चीज ध्यान रखने वाली बात है। जल में अत्यंत घुलनशील है लेकिन गर्म जल में उससे भी तेज घुलनशीलता रखता है। और कभी पूछता भी हम लोगों से क्वेश्चन फ्रक्टोज जल में क्यों घुलनशील है, हम उसको बताते हैं क्योंकि फ्रक्टोज मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल, भाई फ्रक्टोज को कहां पे घोलना है? जल में। तो फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा बॉन्ड तैयार होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण फ्रक्टोज जल में कैसा है? घुलनशील है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है फ्रक्टोज जल में घुल जाता है लेकिन वो आयनों में ब्रेक नहीं होता है। इसलिए फ्रक्टोज के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं करा सकते। इस चीज को भी ध्यान रखना है आपको। कहता है फ्रक्टोज के जलीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह होगा, आप बताओगे नहीं। क्यों? फ्रक्टोज जल में घुलता है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हुए, लेकिन फ्रक्टोज अपने आयनों में नहीं टूटता है। अगर आयनों में नहीं टूटता है तो आयन बनेगा नहीं, और आयन नहीं बनेगा तो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो सकता, क्योंकि वाटर में तो खुद विद्युत चालकता नहीं होती है। अभी आगे पढ़ेंगे बेटा। इसी में से लिखता है बेंजीन में अविलेय है। अगर आप फ्रक्टोज को बेंजीन में घोलने की कोशिश करते हो घुलेगा ही नहीं। इसके बाद जबकि अन्य कार्बनिक विलायकों में अत्यंत कम घुलनशील है। अन्य कार्बनिक विलायक का मतलब क्लोरोफॉर्म, एल्कोहल, ईथर वगैरह पर अगर आप घोलने भी जाओगे तो बहुत कम मात्रा में घुलेगा। अभी आगे लिखता है, कहता है सक्रोज की अपेक्षा 2 गुना अधिक मीठा होता है। हाँ फ्रक्टोज मैंने बताया भी था अभी, और क्योंकि बताया था मैंने सोचा इसको लिख भी लिया जाए, क्योंकि कभी कभी बताने से बातें क्या होती है आदमी भूल जाता है। तो फ्रक्टोज में मैंने लिखा भी कि फ्रक्टोज जो है वो शक्कर की अपेक्षा कितने गुना मीठा है? 2 गुना। अगर मैं किसी भी कार्बोहाइड्रेट की तुलना करता हूं शक्कर से, सॉरी इसको क्या कहते हैं, फ्रक्टोज से, तो हर एक कार्बोहाइड्रेट में सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट फ्रक्टोज है। इसके बाद अगर मिठास की बात आएगी तो कार्बोहाइड्रेट में कोई कार्बोहाइड्रेट इतना मीठा नहीं है। कृत्रिम शर्कराएं होंगी वो जरूर मीठी होंगी। तो मैंने लास्ट में लिखा है सर्वाधिक मीठा जो कार्बोहाइड्रेट है वो भी फ्रक्टोज ही है। इस चीज को ध्यान रखना कि सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट होता है सुक्रोज। अभी चलेंगे
कुछ केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे फ्रक्टोज की, रासायनिक गुण। और रासायनिक गुण को पढ़ते समय दो चीजों को ध्यान रखेंगे। क्या चीजों को ध्यान रखेंगे? पहली चीज कि हम लोगों ने जो ग्लूकोज में रिएक्शन लिखी थी, क्या एल्कोहलिक ग्रुप की उपस्थिति को दिखाने वाली अभिक्रियाएं, एल्डिहाइड ग्रुप को दिखाने वाली अभिक्रियाएं, और कार्बन परमाणुओं की 6 सीधी कार्बन परमाणु श्रृंखला वाली अभिक्रिया, वो तो लिखेंगे उस टाइप की। एक और चीज को ध्यान रखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सी अभिक्रियाएं समान हैं और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कौन सी अभिक्रियाएं समान नहीं है। क्योंकि यह भी कभी कभी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में विभेद कैसे करोगे, डिफरेंस कैसे पहचानोगे। तो भैया हमको वो अभिक्रिया चाहिए जो ग्लूकोज में होती हो तो फ्रक्टोज में ना होती हो, और फ्रक्टोज में होती हो तो ग्लूकोज में ना होती हो। तो हम दोनों की अभिक्रिया में समानता और डिफरेंस को भी देखेंगे। बेटा पहला रिएक्शन अगर हम चेक करें, हम भी वहीं से स्टार्ट करेंगे कि फ्रक्टोज में 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में अरेंज होते हैं। इस बात को सिद्ध करने चलेंगे। तो अगर मैं केमिकल प्रॉपर्टी को लिखना स्टार्ट करूं तो हम सबसे पहले केमिकल प्रॉपर्टी में दिखाएंगे कि फ्रक्टोज में छह कार्बन परमाणु कैसी श्रृंखला में जुड़े हैं? सीधी श्रृंखला में जुड़े हैं। हम इस बात को कैसे बताएं कि कार्बन के फ्रक्टोज में कार्बन के 6 परमाणु सीधी श्रृंखला में है। तब आपको याद होगा हमने एक अभिक्रिया लिखी थी रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। सेम यहां पर भी है CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CHOH, CHOH, CHOH और लास्ट में रहेगा CH2OH। 3 3 6। और बेटा आपको याद होगा 14 HI से रिएक्शन करवाई थी हम लोगों ने, और प्रेजेंस किसकी थी? रेड फास्फोरस की। अभिक्रिया में मैंने सब बताया था एक ही चीज। देखो अभी भी ध्यान दो, 14 में से केवल अभी 12 हाइड्रोजन की बात होगी। 2 हाइड्रोजन अभी छोड़े जाएंगे। देखो कैसे तरीका, इसको देखते हैं कैसे। 12 हाइड्रोजन यहां के रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन को लेके अलग हो जाएंगे। 12 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो 6H2। बेटा अभी चेक करते हैं बचा क्या क्या, जो बचेगा उसको ध्यान देंगे। यहां से 12 हाइड्रोजन निकल गए, यहां से 6 ऑक्सीजन निकल गए। तो मैं चेक करूंगा 6 ऑक्सीजन के बाद फॉर्मूला बचा क्या। तो यहां बेटा ऊपर अगर चेक करें तो बचा होगा CH3, ठीक है। यहां क्या बचा? C, फिर इसके बाद CH2, 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 लास्ट में CH3। 3 3 4 7 यहां तक। लेकिन अभी प्रॉब्लम इस बात की आई कि यहां पे तो C केवल बचा है। तो जो 14 में से 12 हाइड्रोजन ने रिएक्शन की थी, 2 हाइड्रोजन हम इसको देंगे। और बेटा लास्ट में चेक करेंगे तो हमारे पास 14I को लिख सकते हैं 7I2। अब इसका फॉर्मूला कोई पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? N हेक्सेन। N हेक्सेन का मतलब नॉर्मल हेक्सेन, सारे के सारे कंपाउंड सीधी श्रृंखला में बने। अब हमने इसका तरीका कैसे बताया था? अगर N हेक्सेन में 6 के 6 कार्बन परमाणु सीधी श्रृंखला में है तो N हेक्सेन जिस फॉर्मूले से बना है उस फॉर्मूले में भी 6 के 6 कार्बन परमाणु कैसी श्रृंखला में होंगे? सीधी श्रृंखला में होंगे। तो ये तो हो गया कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला को प्रदर्शित करने वाला। अभी हम इधर की ओर कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं लिखेंगे जिसमें हम इस बात को प्रूफ करेंगे कि हमारे पास फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह अवेलेबल होता है। अब कीटोनिक समूह अवेलेबल करने का कीटोन में से एक खासियत होती है, विशेषता समझें, कीटोन का अपचयन कराने पर एल्कोहल बनते हैं। तो भैया हम कीटोन का अपचयन कराएंगे, अगर एल्कोहल बन गया इसका मतलब है कि हमारा दिया गया जो कंपाउंड है उसमें से कीटोनिक ग्रुप अवेलेबल है। तो बेटा फ्रक्टोज के अगर फॉर्मूले को चेक करोगे तो ऊपर हम लिखेंगे CH2OH। अब देखो लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल गया, नीचे CHOH का होल
थ्राइज और CH2OH। अच्छा, होल थ्राइज का तुम लोग जान गए थे कि CHOH हम बार बार लंबी लाइन में लिखेंगे, यहाँ क्यों लंबी लाइन में पूरे लिखे थे? क्योंकि भैया हमको एल्केन बन रहा है ये दिखाना था, सब सीधी श्रृंखला में ये भी दिखाना था। तो ये फॉर्मूला रहेगा। और बेटा हम इसका क्या कराएंगे? अपचयन। अपचयन के लिए तो हमको नवजात हाइड्रोजन चाहिए होगा, और नवजात हाइड्रोजन को बनाने का उत्प्रेरक कोई एक है क्या अपने यहाँ? NaHgH2O ले सकते हैं, ZnH2O LiAlH4 ले सकते हैं, जाने कितने उत्प्रेरक है। तो हम इधर क्या ले लेते हैं? NaHg प्लस वाटर। नवजात हाइड्रोजन बनाएगा बेटा, तरीका देख लेना इसको। डबल बॉन्ड O, इनमें से एक बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। दो बॉन्ड थे, एक को ब्रेक करेगा। 2 H है, एक O को मिलेगा, एक किसको मिलेगा? C को। अगर इसको मिलेगा तो फिर से CHOH बन जाएगा ये। तो मेरे पास ऊपर क्या बचा? CH2OH, CHOH। अच्छा, यहां तो अभिक्रिया बाकी पर हुई नहीं, तो CHOH का होल थ्राइज CH2OH। अगर बेटा ध्यान से देखो इसको और दिमाग का भी थोड़ा प्रयोग किया जाए तो ग्लूकोज में भी ये विक्रिया हुई थी और यही कंपाउंड बना था जिसका नाम था सार्बिटॉल। अब यहां से एक क्वेश्चन बन के आता है, कहता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में किसी ऐसी रासायनिक समीकरण को लिखो या रासायनिक अभिक्रिया को लिखो जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में समानता प्रदर्शित करती हो। तो हम क्या बताएंगे? ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का अपचयन करने पर सार्बिटॉल का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये वो अभिक्रिया है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों के लिए रिप्रेजेंट होती है। अपचयन पर दोनों ही क्या बनाते हैं? सार्बिटॉल का निर्माण करते हैं। एक और बेटा देखो लिखेंगे, ये तो समानता प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन हो गई। ये समानता प्रदर्शित करने वाली रिएक्शन कौन सी है? अपचयन। अब हम एक रासायनिक अभिक्रिया लिखेंगे जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच का डिफरेंस निकल कर आएगा कि सर ग्लूकोज में तो यह अभिक्रिया इस हिसाब से होती थी लेकिन फ्रक्टोज में अब दूसरे हिसाब से हो रही है। तो उसको कैसे देखेंगे बेटा? हम अभिक्रिया करवाएंगे फ्रक्टोज में से CH2OH, बेटा C डबल बॉन्ड O, लास्ट में CHOH का होल थ्राइस, और बेटा उससे भी लास्ट में तो CH2OH लिखना है। बेटा अभिक्रिया करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड से, भैया इसका भी वही सेम प्रोसीजर है। ये डबल में से एक बॉन्ड को क्या करेगा? ब्रेक करेगा। एक और किसको रखेगा? H को, और एक और किसको रखेगा? CN को। आप क्या समझते हो? SCN टूटा तो एक और H, एक और CN। अभिक्रिया देखो कैसे हुई। CH2OH सिंगल बॉन्ड C, O के साथ किसको रखा? H को, और C के साथ किसको रखा? CN को। तो CN बेटा इधर बना दिया जाए क्या? थोड़ा सा जगह बन जाएगी, ऐसे लिखो। अब कोई व्यक्ति कहेगा सर जी ऐसा क्यों लिख दिया CN को? बेटा अगर मैं N को उधर लिख देता तो आप सोचते ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा है और फिर उसको आप साइनाइड ना बोलते, आइसोसाइनाइड बोलते। इसलिए मैंने दिखाया कि C CN से जुड़ा है। या थोड़ा सा इसको अगर अच्छा बनाने की कोशिश करें, OH थोड़ा सा ऊपर और CN थोड़ा सा नीचे, तो यहां भी दिख जाएगा। आगे CHOH का होल थ्राइज, लास्ट में CH2OH। इसका नाम अगर पढ़ेंगे तो इसका नाम है फ्रक्टोज। सायनो हाइड्रिन। कहोगे सर जी उसमें भी तो साइनोहाइड्रिन बना था, अंतर क्या था? बेटा चेक करोगे, उसमें साइनोहाइड्रिन वाला ग्रुप पहले नंबर पर लगा था और इसमें साइनोहाइड्रिन ग्रुप कौन से नंबर पे लगा? दूसरे नंबर पे। अगर पहले नंबर पे लगा होता ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन था, क्योंकि दूसरे नंबर पे OS और CN लगा है, ये फ्रक्टोज का साइनोहाइड्रिन है। तो ध्यान रखोगे ये दोनों में क्या है? समानता की डिफरेंस है। डिफरेंस है वो जो है वो 1 फ्रक्टोज साइनोहाइड्रिन 1 ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन बनाता है, और ये साइनोहाइड्रिन बनाता है लेकिन किस पोजीशन पर? दूसरे नंबर की पोजीशन पर। तो इसको ध्यान रखेंगे कि साइनोहाइड्रिन जो है वो C2 पोजीशन पर दूसरे कार्बन पर बन रही, और ग्लूकोज में साइनोहाइड्रिन कहां बनता था? फर्स्ट कार्बन पे। इसको नोट करेंगे, अन्य रासायनिक गुणों को भी पढ़ते हैं। बेटा अगली रिएक्शन को चेक करते हैं,
कभी कभी हम लोगों से ऐसा भी आता है, कहता है कीटोनिक समूह की पहचान करिए फ्रक्टोज में, या सिद्ध कीजिए कि फ्रक्टोज में कीटोनिक समूह होता है। तो जब कीटोनिक समूह की बात करेगा तो एक अभिक्रिया तो हम दिखा सकते हैं, कौन सी, वो साइनोहाइड्रिन वाली। एक अभिक्रिया हम दिखा सकते हैं अपचयन वाली, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि हम दिखा सकते हैं ऑक्सीकरण। आपको नॉर्मली याद होगा, अगर इस चीज को ध्यान दें, नहीं याद है उसको तैयार रखें कि एल्डिहाइडों का ऑक्सीकरण शीघ्रता से हो जाता है, लेकिन कीटोन कंपाउंड आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते। लेकिन यदि कीटोनिक समूह वाले किसी यौगिक को किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रखा जाए, किसी स्ट्रॉन्ग का मतलब मजबूत ऑक्सीकारक के साथ रखा जाए, तो फिर वो ऑक्सीकारक जो है वो कीटोनिक ग्रुप को भी ऑक्सीकृत कर देता है। लेकिन इस दौरान एक नहीं बल्कि 2 अम्ल तैयार होते हैं। तो इस पर भी ऐसा चेक करते हैं। तो मैंने कराया क्या, फ्रक्टोज पर सबसे पहले मैं ऑक्सीकरण कराता हूं ब्रोमीन और जल के साथ। ध्यान रखना, मैं अभिक्रिया नहीं लिख रहा हूं, कभी कभी अभिक्रिया को ना लिखना अभिक्रिया को लिखने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब कभी हमको इस बात को दिखाना होगा कि सामान्य ऑक्सीकारकों द्वारा फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण नहीं होता, तो हम फ्रक्टोज की अभिक्रिया कराएंगे ब्रोमीन जल के साथ, और एरो के साइन के दूसरी ओर अपोजिट साइड लिख देंगे कि कोई भी अभिक्रिया संपन्न नहीं हुई। लेकिन हमने तो हेडिंग ऑक्सीकरण डाल रखी है, तो हमको ऑक्सीकरण वाली अभिक्रिया लिखनी होगी। लेकिन आपको ये चीज याद रखनी होगी, ब्रोमीन जल फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण नहीं करा सकता, क्योंकि उसमें कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन। कहेगा ब्रोमीन जल ग्लूकोज का ऑक्सीकरण क्यों करा सकता है, बताओगे क्यों, क्योंकि उसमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है जो आसानी से ऑक्सीकृत हो सकता है। फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है जो आसानी से ऑक्सीकृत नहीं। तो अब क्योंकि ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो रहा था, मुझे फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण करवाना पड़ा किसके थ्रू, HNO3 नाइट्रिक एसिड के थ्रू। फ्रक्टोज का फॉर्मूला लिख लें बेटा, पूरा फॉर्मूला लिखेंगे ताकि समझ में आना चाहिए बेटा। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, और बेटा लास्ट में CH2OH। अभिक्रिया होगी 4 मोल नवजात ऑक्सीजन से, और ये चारों के 4 मोल नवजात ऑक्सीजन तैयार करेगा नाइट्रिक एसिड। देखो सबसे पहले अभिक्रिया में ये वाला पार्ट मैंने 2 भागों में तोड़ दिया, ऊपर वाला भाग अलग, नीचे वाला भाग अलग। अभी ऊपर वाले भाग को सॉल्व करेंगे केवल। बेटा ये अपना H ट्रांसफर करेगा ऊपर वाले C पर। सोचो अगर ऊपर वाले C पर ट्रांसफर करेगा तो C के साथ H हो गया और O, तो ये CHO बन गया। और तुमको याद है कि अगर CHO बन गया एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण हो जाता है। और जब भी एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीकरण होता है बनता है एसिड। तो ऊपर वाले कार्बन पर कोई फर्क नहीं, नीचे वाला कार्बन CHO बन चुका था, इसलिए इसको COOH। अभी और चेक करेंगे बेटा, अगर H यहां से निकल गया तो ये भी तो CHO हो गया, क्योंकि ये CHO हो गया तो ये भी एसिड में चेंज होगा। COOH, लास्ट में क्या बचा, CHOH, CHOH, अभी नीचे बचा CH2OH। क्योंकि सर जी CH2OH लिख दिया, हाँ बेटा लिखा है भी, लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, मानेंगे नहीं उसको, थोड़ी देर के लिए इसको मिटा लें। हुआ क्या, यहां से एक H, ये वाला H एक O से विक्रिया करेगा, बना लेगा क्या, H2O। फिर ध्यान रखना H O से विक्रिया करके क्या बनाएगा, H2O। ध्यान से सोचने वाली बात है, यहां पर C बचा होगा, 2 में से एक H गया था ना, एक H बचा होगा, और क्या बचा होगा, O। अरे यार ये भी तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, और एल्डिहाइड ग्रुप का तो फिर से ऑक्सीकरण हो सकता है। तो एल्डिहाइड ग्रुप का अगर ऑक्सीकरण होगा तो वो वी क्या में बदल जाएगा, एसिड में से। तो इस प्रकार से हमें 2 एसिड मिलते हैं, इसका नाम है ग्लाइकोलिक एसिड। फिर से मैं रिपीट कर दूं, ग्लाइकोलिक एसिड, और इसका नाम बेटा है टार्टेरिक एसिड। तुमको याद होगा टीचर ने आपको पढ़ाया होगा, कहेगा इमली पर या कैथे पर टार्टेरिक एसिड पाया जाता है, तो ये उस पर पाया जाने वाला टार्टेरिक एसिड है। तो ध्यान रखना, अभी मैं याद दिलवाऊं, आपने ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करवाया था तो ऑक्जेलिक एसिड बनाया था, लेकिन जब आपने फ्रक्टोज का ऑक्सीकरण करवाया है
आपने टार्टेरिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड बनाया है। ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का डिफरेंस है। तो बेटा इस रासायनिक गुण को नोट करेंगे, बाकी रासायनिक गुण और उपयोग और उसके स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास पे फिर।